हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल सभी बच्चों को और सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि सभी हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए हम लोग भौतिक विज्ञान की एक सीरीज लेके आ रहे हैं, उसी के क्रम में हमने अध्याय फर्स्ट को स्टार्ट किया है और समय को ज्यादा खराब ना करते हुए हम आगे शुरू करते हैं। अपने चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि ये विद्युत आवेश क्या होता है। देखो बच्चों, अपने पास भौतिक विज्ञान की दो किताबें चलती हैं कक्षा 12th के अंदर, जिसके अंदर जो पहली बुक है वो आपकी कंप्लीट बुक अगर देखूं मैं बच्चे तो आपके इस अकेले आवेश के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि इसमें आपके इस आवेश के द्वारा ही आपके पास विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का जन्म होगा और उसी के आधार पर अपन 3 चैप्टर विद्युत क्षेत्र के, 3 आपके चुंबकीय क्षेत्र के पढ़ेंगे और 2 के अंदर आपके पास विद्युत धारा और विद्युत चुंबकीय विकिरण को पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम अपन जानेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है। इसको जानने से पहले अपन इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज अपन करके बोलते हैं विद्युत आवेश को, एक इंग्लिश शब्द होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसका मीन क्या हुआ। तो अपन बच्चों बात करते हैं 600 ईसा पूर्व की, और वहां पे आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन नामक एक पदार्थ मिला था। उस पदार्थ को जब रब किया गया, बाल्टिक सागर था, उसके शोर पे आपके पास एक एम्बर नाम का पदार्थ मिला था जिसको ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रम कहते हैं। उस पदार्थ को जब रब किया गया तो वह हल्के पदार्थों जैसे कागज के छोटे टुकड़े और सूक्ष्म मिट्टी के कण हो गए या अलग आपके पास सूखे पत्ते वगैरह हो गए, इनको अपनी ओर आकर्षित करने का इसके अंदर एक गुण उत्पन्न हुआ। इस चीज का वहां पे जब ग्रीक भाषा में इस एम्बर को इलेक्ट्रम बोला गया, इसी इलेक्ट्रम से आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इन सब चीजों का आपके पास में क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। और यहीं से आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट और बाकी की सारी चीजें निकल के आई। तो बच्चों सबसे पहले जिस इलेक्ट्रिक चार्ज की अपन बात कर रहे हैं उसी को ही अपन पढ़ने वाले हैं। यहां पे सबसे पहले अपन जानेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो बच्चों, विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज पदार्थ से संयोजित एक ऐसा गुणधर्म है जिसके कारण पदार्थ आपका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न भी कर सकता है तथा अनुभव भी कर सकता है। उस पदार्थ के ऐसे गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। बच्चों, विद्युत आवेश आपको कुछ नहीं बताता, ये जनरली एक चीज बताता है कि किसी भी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या फिर कमी है। अगर किसी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उसे ऋणात्मक आवेश होगा उसमें, यदि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वहां पे धनात्मक आवेश होगा। तो यहां से आप कह सकते हो कि आवेश आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां से आप बात करते हैं क्योंकि अपन को पता है कि कोई भी भौतिक राशि होती है उसका प्रॉपर मेजरमेंट भी होता है और देखा जाता है कि वो राशि सदिश है कि अदिश। यहां पे आपके पास आवेश केवल संख्यात्मक मान दे रहा है, अर्थात परिमाण को बताता है। यहां से हमें दिशा के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए विद्युत आवेश आपकी एक अदिश राशि है जो केवल इलेक्ट्रॉनों की मात्रा को बताती है। तो बच्चों, यहां पे आवेश को मेजर करने के लिए इसके यूनिट की नीड होती है और जो यूनिट मात्रक होता है वो होता है बच्चों आपका एम्पियर इनटू सेकेंड। इसकी दूसरी यूनिट जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम और तीसरा होता है स्टेट कूलाम। आपके पास में देखें तो इसका एक व्यवहारिक मात्रक भी होता है। बच्चों, ये तो आइडियल मात्रक हो गए, आपके छोटी यूनिट्स हो गई। अगर बड़ी यूनिट की मैं बात करूं वो होता है आपका फेराडे, और 1 फेराड बराबर होता है आपके पास 96,500 कूलाम। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं आपके पास मात्रक हो गया, राशि आपने बता दी, तो विमा क्या होती है प्यारे बच्चों। यहां पे जो विमा निकालेंगे, अपन को 11th क्लास में पता है कि जो विद्युत धारा होती है वो एक मूल राशि है। और आपने जनरली एक चीज आप कंफ्यूज भी होते हो इस चीज के अंदर कि सर विद्युत
आवेश के प्रवाह की दर को आप विद्युत धारा कहते हो। लेकिन प्यारे बच्चों, जो अपन को 10th तक पढ़ाया जाता है उसमें उस डेफिनेशन के अंदर अच्छे से क्लियरिटी नहीं होती। यहाँ पे आवेश आपका क्या होता है वो आपको मैंने एक आवेश की आपको डेफिनेशन दे रखी है। किसी भी धारावाही तार के अंदर 1 सेकंड में प्रभावित होने वाली धारा का मान यदि 1 एम्पियर है तो उसमें प्रभावित आवेशों की संख्या होगी वो आपका 1 कूलाम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत धारा आपकी मूल राशि है, इसलिए आवेश का जो मात्रक बनेगा बच्चों वो आपका बनेगा एम्पियर इंटू सेकंड करके। ठीक है बच्चों, यहीं से अगर विमा की बात करेंगे वो आपका होगा 80। ओके, अब बात करते हैं कि सर आवेश के गुणधर्म क्या होंगे। यहां पे अगर मैं आवेश के गुणधर्म की बात करूं तो आवेश के अपने गुणधर्म हैं, जैसे कि आवेश 2 प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। आवेश के जो समान प्रकार प्रकृति के आवेश होते हैं अर्थात धनात्मक धनात्मक या ऋणात्मक ऋणात्मक आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो आवेश के गुणधर्म पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे, आवेश के गुणधर्म, जिसमें पहला आपके पास गुणधर्म होता है योज्यता का नियम। योज्यता का नियम, इसमें आप प्यारे बच्चों बोल सकते हो आवेश एक अदिश राशि है, अर्थात इसमें केवल संख्यात्मक मान बताता है। तो आवेशों का जो योग होता है वो ठीक वैसे ही होता है जैसा कि आपके पास नॉर्मल संख्यात्मक मान का योग होता है। यहां आप बोल सकते हो किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ या पिंड पर उपस्थित आवेश Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn हो तो पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश, अगर मैं बात करूं कैपिटल Q, जो इन सभी आवेशों का योग होगा, इसको आप डिफाइन कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहां पे देखूं I = 1 to n, ये आपके पास आवेशों की योज्यता का नियम होता है। अच्छा, दूसरा आपके पास होता है द्रव्यमान के साथ संबंध। अगर मैं इसमें बात करूं, देखो बच्चों, किसी भी पदार्थ के अंदर अगर आवेश उपस्थित है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है या इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को बताएगा, तो इलेक्ट्रॉन का खुद का द्रव्यमान होता है। इससे यहां से यह पता लगता है अगर किसी पदार्थ में आवेश है, इसका मतलब उसमें द्रव्यमान भी होगा। इससे आप ये बोल सकते हो कि बिना द्रव्यमान के आवेश की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन प्यारे बच्चों, बिना आवेश के द्रव्यमान की कल्पना की जा सकती है, लेकिन बिना द्रव्यमान के आवेश की कल्पना नहीं हो सकती है। क्योंकि आप मुझे बताओ, मेरे सामने ये एक कागज का एक डिब्बा है, माइक का बॉक्स है, इसका अपना द्रव्यमान है लेकिन इसके अंदर आवेश नहीं है। अगर इसमें आवेश होते तो क्या मैं इसको छू पाता? क्या अगर आवेश ही होते तो मेरी बॉडी तो कंडक्टिंग बॉडी है, तो इसमें क्या होता? करंट लगता। इसका मतलब जैसे ये मार्कर है, इसका खुद का अपना एक द्रव्यमान है लेकिन इसमें आवेश नहीं है। तो यहां से आप कह सकते हो कि अगर किसी पदार्थ में आवेश है तो उसमें द्रव्यमान होगा, लेकिन अगर किसी पदार्थ में द्रव्यमान है तो जरूरी नहीं है कि उसमें आवेश भी हो। तो यहां से आपके पास द्रव्यमान के साथ आवेश की समानता स्पष्ट होती है। थर्ड, अगर मैं बात करूं आवेश का क्वांटीकरण, यह आपको क्या बताता है प्यारे बच्चे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बताता है कि किसी भी पिंड अथवा वस्तु के ऊपर आवेश की कितनी मात्रा हो सकती है। तो इसको डिफाइन करने के लिए बताया गया है कि किसी भी पिंड अथवा वस्तु पर उपस्थित आवेशों की संख्या आवेशों की सबसे छोटी इकाई अर्थात क्वांटा के चार्ज के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। क्वांटा क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का चार्ज।
राइट। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, वो होता है आपके पास में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। इसका क्या होता है बच्चों, पूर्ण गुणज होता है, अर्थात Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। जितना भी चार्ज होगा यहां पर Q का मान कुछ भी हो सकता है, E का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन N का मान आएगा प्यारे बच्चों, वो आएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके आपके पास में क्या आएंगे, N के मान आएंगे। ये था बच्चों आपके पास में आवेश का क्वांटीकरण। अब बात करते हैं आवेश का संरक्षण। अब बात करते हैं बच्चों आवेश का संरक्षण नियम। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है अपने पास वो है प्यारे बच्चों आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या होता है, आवेश के अंदर बेसिकली क्या, आवेश को अपन न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को केवल एक पिंड अथवा वस्तु से दूसरे पिंड अथवा वस्तु के अंदर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसको अपन कैसे समझेंगे बच्चों, आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, अर्थात धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश में चेंज हो सकता है तथा ऋणात्मक आवेश धनात्मक आवेश में चेंज हो सकता है, लेकिन कुल आवेश का विलगित निकाय में जो परिमाण होगा वो आपका सदैव ही समान अर्थात बराबर रहेगा। जैसे कि अपने पास ये कोई विलगित निकाय है जिसके अंदर बहुत सारे धनात्मक और ऋणात्मक आवेश हैं, तो देखो ये जो विलगित निकाय का मतलब हुआ कि इस निकाय के अंदर ना तो कोई आवेश यहां से आप बाहर ले जा सकते हो और ना ही आप एक भी आवेश अंदर ला सकते हो। तो इसका मतलब हुआ कि जितने भी आवेश हैं वो आपके सामने इसी विलगित निकाय में है। अब इसमें आपस में चीजें इंटरचेंज आपके हो सकती हैं, अर्थात आपका धनात्मक आवेश ऋणात्मक में और ऋणात्मक आवेश धनात्मक में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन कुल आवेश का मान तो सेम ही रहेगा जो आपके पास स्टार्टिंग में था। गुड। तो ये बच्चों आपके पास प्रॉपर्टी थी आवेश का संरक्षण। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, आवेश का गति के साथ संबंध। देखो बच्चों आइंस्टीन की सापेक्षिता का जो सिद्धांत है E बराबर mc², वो आपको बोलता है यदि किसी पिंड अथवा किसी भी वस्तु को आप प्रकाश के वेग से अगर गतिमान कराते हो तो वो आपका ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात आपके पास में अगर किसी भी द्रव्यमान को आप गति कराते हो तो उसके भार में क्या आता है, उसके द्रव्यमान में परिवर्तन आता है, लेकिन आवेश के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। आवेश को चाहे आप नॉर्मल स्पीड से गति कराओ या हाई स्पीड से गति कराओ, उसका मान सदैव ही समान रहता है, अर्थात गति के साथ आवेश के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आवेश आपका गति करता है तो आवेश तीन प्रकार से गति कर सकता है। नॉर्मली या तो वो विराम अवस्था में रहे, या फिर आपका एक समान रूप से गतिशील रहे, या फिर आपका क्या करे वो त्वरित गति से गतिशील हो। इस स्थिति के अंदर जब अपन देखते हैं तो हम पाते हैं कि जब आवेश आपका स्थिर होता है तो प्यारे बच्चों स्थिर आवेश केवल और केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा अनुभव करता है, जिसके कारण अपन आगे जाके बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जिसके अंदर आप आगे जाके फ्लक्स पढ़ोगे, विद्युत क्षेत्र पढ़ोगे, आपके पास कूलाम का नियम पढ़ोगे, ठीक है, और विद्युत धारा का उत्पन्न होना और बहुत सारी चीजें अपन इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका एक समान गति से गतिमान कराओगे तो यहां पर अपन दोनों क्षेत्र उत्पन्न होंगे, विद्युत क्षेत्र भी और आपका चुंबकीय क्षेत्र भी। इस स्थिति के अंदर अपन जब भी देखते हैं जब आवेश आपका गति करेगा अर्थात आवेश आपका प्रवाह होगा किसी भी सर्किट के अंदर, तो वो विद्युत धारा को जन्म देगा, और किसी भी धारावाही तार के अंदर जब आप विद्युत का प्रवाह कराओगे प्यारे बच्चों तो उसमें आपके चुंबकीय क्षेत्र का जन्म होगा, अर्थात किसी भी धारावाही कुंडली के चारों ओर लंबवत तल में आपके पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये अपन पढ़ेंगे एक समान गति से गतिमान आवेश के कारण। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपका आवेश, अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है अगर वो डायनेमिक मोशन कर रहा है अर्थात वो त्वरित गति कर रहा है बच्चों, तो वह विद्युत चुंबकीय विकिरण को उत्पन्न करेगा, अर्थात उसके अंदर आपके पास में विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
भी जन्म लेंगी, जिनकी वजह से आप डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बेसिस पे अलग अलग रेडिएशन पढ़ोगे, जिसके अंदर आपका गामा रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन, आपके पास में आपका विजुअल लाइट्स हो गया, अल्ट्रा रेज हो गई, रेडियो वेव हो गई, ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। इस विद्युत क्षेत्र वाले स्थिर आवेश के कारण अपन 2 चैप्टर पढ़ेंगे, एक आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा विद्युत विभव तथा धारिता करके। जब आपका आवेश एक समान रूप से गति करने लग जाता है, इसमें अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं विद्युत धारा और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे त्वरित गति, और इसी के अंदर ही अपन जैसे चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है तो चुंबक तथा द्रव्य पढ़ेंगे, और आपके पास में नेक्स्ट जो चैप्टर होता है विद्युत चुंबकीय विकिरण तथा उसके सिद्धांत को पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद में अपन पढ़ते हैं विद्युत धारा को। विद्युत धारा आपके प्रकार 2 प्रकार की, जो एसी और डीसी होती है। उसके बाद में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पढ़ते हो। ये था आपके पास में बच्चों आवेश तथा आवेश के गुणधर्म। तो सभी बच्चे एक बार मेरे साथ चीजों को रिवाइज करो कि आपने आवेश के बारे में बेसिकली क्या पढ़ा है। आपने जाना है कि आवेश, मैंने तुम्हें बताया था कि 600 ईसा पूर्व आपके पास में बाल्टिक सागर के शोर पे एक एम्बर नाम का पदार्थ मिला था। जब इसको रब किया गया तो देखा गया कि नॉर्मली हल्की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसके बाद में सन 1600 ईस्वी में आपके पास ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ सेकेंड, उसके राज दरबार में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे थेल्स। जब उसने देखा अन्य आपके पास में पदार्थों को, जब उसने आपस में रब करवाया तो देखा कि इनमें भी हल्के वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हुआ, तथा सेम आवेश वाली वस्तुओं को जब नजदीक लेके आ रहे थे तो वो दूर जा रही थी, और विपरीत आवेश की वस्तुओं को जब नजदीक लेके आ रहे थे तो उनमें अट्रैक्शन हो रहा था। ये चीजें थेल्स ने देखी, तो यहां से कंट्रोडिक्शन उत्पन्न हुआ कि यार मैग्नेट तो लोह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन ये एक नई चीज और कहां से आ गई कि अगर चीजों को तुम रब करते हो, आपके पास में जैसे बिल्ली के फर वगैरह हो गए, आपके पास में एबोनाइट हो गया, जब इन सब चीजों को जब रब करते हो तो फिर वो अट्रैक्ट करती हैं। बचपन में आप बच्चों ने देखा होगा कि नॉर्मल स्केल को जब बालों में रगड़ते हैं और फिर आप जैसे कागज के हल्के टुकड़े और मिट्टी के कणों की तरफ लेके जाते थे तो मिट्टी के कण स्केल के चिपक जाते थे, वो कागज के टुकड़े स्केल के साथ हवा में उड़ने लगते थे और उसके आके चिपक जाते थे। यहां से आपके पास आवेश का जन्म होता है। इसी आवेश के कारण आप विद्युत विभव, विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विभवांतर और न जाने आप विद्युत चुंबकीय विकिरण, आईटी सेक्टर आपका जो आज इतना अच्छा खासा डेवलप हो रहा है, टेलीकम्युनिकेशन का सेक्टर, उन सब चीजों को आप बारी बारी से यहाँ पे अध्ययन करते हो। फिर आपने जाना कि विद्युत आवेश जो आपके पास है उसको आप माप कैसे सकते हो। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए कुछ स्टैंडर्ड पैमाने होते हैं जिनको आप मात्रक कहते हैं, और विद्युत आवेश को मापने के लिए आपके पास में बेसिक जो मात्रक होते हैं, आपके पास कूलाम होता है, एम्पियर सेकंड होता है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में व्यवहारिक मात्रक होता है जिसको आप फैराडे कहते हैं, और फैराडे का जो आपके पास मैथमेटिकल वैल्यू आई थी बच्चों, वो आपके पास में आई थी 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलाम। फिर आपने जाना था कि आवेश तो एक संख्यात्मक मान देता है, ये तो एक अदिश राशि है, और अदिश राशि है तो फिर ये क्या बताएगी, किसी भी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता को बताएगी। जिसमें अपन ने जाना कि आपके पास में अगर किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसका मतलब है कि उस पदार्थ के अंदर ऋणात्मक आवेश है, और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस पदार्थ के अंदर आपका धनात्मक आवेश है। ठीक है बच्चों। फिर आपने उसकी विमा जानी जो आपके पास 80 है। फिर आपने एक कूलाम आवेश की परिभाषा को देखा कि किसी भी धारावाही तार के अंदर उसके अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होने वाली 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली धारा का मान यदि 1 एम्पीयर है तो प्रवाहित आवेशों की संख्या को क्या कहेंगे, 1 कूलाम आवेश कहेंगे। फिर उसके बाद में आपने आवेश के गुणधर्म जाने जिसके अंदर आवेश का योज्यता का नियम आया, और द्रव्यमान और आवेश के बीच में आपने संबंध को जाना कि आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है लेकिन द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है। इस चीज को आपने बताया कि आवेश होता क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का मास होता है। फिर आपने जानी बच्चों आवेश का क्वांटीकरण,
किसी भी पदार्थ या पिंड के ऊपर कितने आवेश हो सकते हैं, तो इसको आपने समझा कि आवेश की जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसको आप क्वांटा कहते हो, जिसका आवेश आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम होता है बच्चों, वो चीजें जानी। और उसका आपके पास पूर्ण गुणज होता है जहां से आपने जाना Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne। फिर आप जानते हो कि आवेश का संरक्षण क्या होता है। ये बेसिक चीजें आपको बताई थी कि आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है प्यारे बच्चों। अर्थात धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश में, ऋणात्मक आवेश धनात्मक आवेश में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन कभी भी आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता। अर्थात विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहेगा। फिर आपने जाना आवेश का गति के साथ क्या संबंध होता है। जैसे द्रव्यमान को अगर हाई स्पीड से आप गति कराते हो प्रकाश के वेग के अकॉर्डिंग, तो उसके मान में परिवर्तन होता है, लेकिन कभी भी आवेश गति के साथ परिवर्तित नहीं होता, अर्थात उसके मान में परिवर्तन नहीं आता। लेकिन बच्चों जब आप आवेश स्थिर होता है तो वो केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, लेकिन और आवेश अगर एक समान रूप से गति करता है तो आपका विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। लेकिन अगर वही आवेश आपके पास में विद्युत त्वरित गति करने लग जाए तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरणों को भी जन्म देता है। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों अपन ने जाना कि विद्युत आवेश और आवेश के गुणधर्म कैसे होते हैं। आप जुड़े रहिए इस प्लेटफॉर्म पे और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फिर से आपने इतनी देर मेरे को सुना, समझा, इतने धैर्य के साथ चीजें की, और आप घर पे एनसीईआरटी की बुक को अपने सामने रख के और फिर लेक्चर को देखना, आपको हर एक पॉइंट हर एक चीज क्लियर हो जाएगी प्यारे बच्चों। जय हिंद।